पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, सरप्लस प्राथमिक शिक्षकों की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 वाली। और जैसा कि मैंने कहा था, ये जानकारी ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जो कहा वही हुआ। यूट्यूब पर मैंने कई दिन पहले जब ये जिस दिन ऑर्डर ये सुनाया जाना था, उस दिन मैंने इस पर वीडियो बनाया था और तब लोग आलोचना कर रहे थे कि ऐसा वीडियो कैसे बना रहे हैं। ये देखिए लगभग 28,000 लोगों ने देखा भी था और इसकी जो हेडलाइन है यहाँ पर लिखी है 69,000 शिक्षक भर्ती। ये वाला वीडियो मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए अजय, ये लिखा बड़ा झटका 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी रद्द। तब लोगों ने कहा कि अरे सर ऐसा आप कैसे कह रहे हैं, ये है वो है। फाइनली ऑर्डर आ गया और मेरी बात हमेशा की तरह एक बार फिर से 100% सही निकली। पूरी जो चयन सूची है वो पूरी रद्द कर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। अब रद्द हो गई है, क्या रद्द हुआ है, किसको मौका मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा बात पहले ये करेंगे कि योगी सरकार और जो वर्तमान सरकार है और जो इस सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने कितनी बड़ी लापरवाही की है भर्तियों को लेकर के सभी विभागों में। अब इसमें मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सोचें। और ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो बीजेपी सरकार है वो इन्हीं पुरानी भर्तियों को लेकर के बात किया करती है कि हमने पारदर्शिता पूर्वक समयबद्ध तरीके से भर्ती करवाई। लेकिन 69,000 भर्ती में एक विवाद नहीं है, दसियों विवाद रहे हैं। जब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ 5 दिसंबर 2018 को, ये वाला नोटिफिकेशन, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने कट ऑफ नहीं लगाया 60-65 वाला। कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि हम कितना कट ऑफ लगाएंगे। और इसके पहले जो 68,500 भर्ती हुई थी वो 40-45 कट ऑफ पर हुई थी। तो अगर अधिकारी चाहते तो जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसी समय विज्ञापन में ही बता देते कि हम ये कट ऑफ लगाएंगे। और मामला चला गया कोर्ट चला गया और उसके बाद में शिक्षा मित्र गए कोर्ट और बहुत सारी पार्टियां गई कोर्ट की। जो पुराना कट ऑफ था फिर वही कट ऑफ लगा दो। जब कट ऑफ के बारे में नहीं बताया है, अचानक से आप 60-65 कुछ भी मन कट ऑफ कैसे लगा देंगे। सरकार फाइनली जीत गई किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में और ये हो गया कि चलिए 60-65 कट ऑफ जो सरकार लगा सकती है नोटिफिकेशन के बाद। अमूमन ये होता है कि नोटिफिकेशन के बाद में जो है बदलाव नहीं होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन सरकार ने कट ऑफ लगा दिया, एक गलती जिसकी वजह से भर्ती 2 साल तक लटकी रही। विद्यार्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। एक तो ये बड़ा विवाद। दूसरा विवाद ये कि इसमें जब ये भर्ती की लिखित परीक्षा हो और परीक्षा के समय ही इसका पेपर लीक जब हुआ, पेपर लीक तो इसका हुआ था और इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। मीडिया के हवाले से ये कहा गया था कि हर जिले में हम जांच करेंगे, जिनके 120 से ज़्यादा नंबर होंगे, 25 से ज़्यादा नंबर होंगे, पकड़े जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपर थे 142 नंबर वाले जिनको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री भारत के कौन है, राष्ट्रपति कौन है, डीजे वाले बाबू, इस तरीके के बहुत सारे लोग आप लोग नाम जानते होंगे। एक तो पेपर लीक का विवाद, 2 विवाद हो गए, एक कट ऑफ का, एक पेपर लीक का। तीसरा विवाद ये था कि इसमें ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को ये कहना है, 27 तारीख को सुनवाई, ये मामला कोर्ट में चल रहा है कि हमको तो आरक्षण ही नहीं दिया है एक भी। बाकी 2018 की ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं, जैसे जेई हो गया और वीडियो हो गया, बहुत सारी भर्तियां हैं यूपी की 2018 की, आपने देखा होगा, उनमें रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन इस भर्ती में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का दिया ही नहीं गया। तीसरा विवाद जो सबसे बड़ा था वो था आरक्षण को लेकर के, ओबीसी वाला। जब ये फाइनल सूची जारी हुई, पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आज के ऑर्डर के बारे में। जब इसकी ये परीक्षा हो गई और उसके बाद में जब फाइनल सूची जारी हो गई लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ करके, हाँ एक बात और कि 68,500 वाली जो भर्ती थी उसमें जनरल ओबीसी को एक कैटेगरी में रखा गया था, एससी को एक कैटेगरी में रखा गया था। 5% की छूट जो थी वो ओबीसी को नहीं दी गई थी। लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000 वाली, इसमें ओबीसी को एटीआरई का जो एग्जाम हुआ था उसमें 5% की छूट दी गई। यानी कि एससी ओबीसी को 60% नंबर लाने थे, 90 नंबर, और जनरल को केवल लाने थे 65%, यानी कि 97 नंबर। मामला बस यहीं से बदलता है। और हुआ ये कि जब ये 90-97 कर दिया गया, 97 जनरल के लिए और 90 नंबर ओबीसी और एससी के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी पास हो गए कैटेगरी के, एससी एसटी और ओबीसी के लगभग, जिनकी संख्या 85,000 से ज़्यादा थी, 1.5 लाख, 1,42,000 के आसपास जो रिजल्ट आया था। उसके बाद में बनी फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट मतलब एकेडमिक के नंबर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड के नंबर जोड़ करके, और उसके बाद में फिर जो ये एग्जाम हुआ था लिखित परीक्षा, सुपर टेट जिसे आप लोग कहते हैं, एक कॉमन मेरिट बननी थी। कॉमन मेरिट बनाई गई और बस सरकार ने यहीं से घपला किया, गोलमाल किया, पारदर्शिता का अभाव। और ये नहीं बता पाई सरकार कि जो ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, 27% आरक्षण होता है, जिसमें ये बताया जा रहा है
18,000 सीटें जो होती हैं लगभग होती हैं। और तो ये बताइए कि 67.11 और 66.73 ये फाइनल कट ऑफ थी। इसमें इनमें लगभग 1% का भी अंतर शायद नहीं है। आप ये देखिए दोनों में से इनमें से कितना अंतर है, और यानी कि लगभग 36% कट ऑफ में अंतर है, 36%। तो क्या 36% में 18,000 विद्यार्थी आते हैं? ये सरकार नहीं बता पाई, और सरकार ने केवल मोटा मोटा ये बताया कि 31,000 ओबीसी विद्यार्थी हैं, 12,000 ओवरलैप जो विद्यार्थी जिन्होंने किया है, और कुछ अन्य विद्यार्थी हैं। लेकिन मामला था पारदर्शिता का कि क्या हुआ है। उसके पहले ये बताया गया कि इसमें जो विद्यार्थी, जो ओबीसी के विद्यार्थी जो हैं, वो इतना अंतर क्यों? तो ये कहा गया कि जो सूची बनी थी वो जिला लेवल की बनी थी, और जिला वरीयता के चक्कर में बहुत सारे जनरल के जो ओबीसी छात्र जो ओबीसी छात्र थे, जिनका चयन जनरल की सीटों में हुआ है, उन्होंने जिला आवंटन में वरीयता लिया अपने पास के जिले की, और पास के जिले में जो ओबीसी सीट थी उसमें इन्होंने ओबीसी की सीट ले लिया। इसकी वजह से ऐसा हुआ, और जो ओबीसी के छात्र हैं वो अपनी ही कैटेगरी में चले गए, जनरल से होकर के ओबीसी की कैटेगरी में चले गए जिला वरीयता के चक्कर में। ये सरकार का अपना तर्क है जो मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से ज्यादातर जो छात्र हैं, ये चूंकि ये कहा गया कि जो शिक्षा विभाग है और प्राथमिक का, वो जिला कैडर की पोस्ट जैसे लेखपाल जिला कैडर का होता है। और हालांकि विद्यार्थी और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और विद्यार्थी बार बार कह रहे थे, सरकार बार बार दलील दे रही थी, लेकिन सरकार ये बता नहीं पा रही थी कि आखिरकार कट ऑफ का जो ये अंतर है 36% में 18,000 विद्यार्थी कैसे आ रहे हैं। सरकार ये नहीं बता पाई, जबकि सरकार बहुत मोटा मोटा सा आंकड़ा है, सरकार क्लियर कट बता सकती थी, और मेरिट, एक कॉमन मेरिट बनाना चाहिए, उसमें 27% ओबीसी दे देना चाहिए, और जो ओवरलैप कर रहे हैं उसको वहां पे भेज देना चाहिए, और जिस तरीके से समानता होता है। और जब मामला विद्यार्थियों ने चैलेंज किया सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच ने क्या किया? सिंगल बेंच ने सीधे सीधे ये कह दिया कि ये डबल आरक्षण का मामला है। एटीआरई का जो एग्जाम हुआ था, और जिसमें ओबीसी की विद्यार्थी जो 90 से लेकर के 97 के बीच में थे, 60% से लेकर के 65% के बीच में जो क्वालिफाई किए थे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, और नई सूची बनाइए। जिनका चयन हो भी गया है उनको बाहर करिए। ये सिंगल बेंच का आदेश था। अब ये जो डबल बेंच में मामला गया था, डबल बेंच में मेन बहस यही हो रहा था कि जो एटीआरई का जो एग्जाम हुआ है, ये सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं है। और कोर्ट ने ये आज क्लियर कर दिया, जो ऑर्डर आया है, कि एटीआरई ये फाइनल पार्ट नहीं है। और जिस तरीके से लोग एकेडमिक में हाई स्कूल, इंटर, टेट वगैरह पास करते हैं, टेट में छूट मिलती है, सुपर टेट में भी छूट मिली है, और जो फाइनल भर्ती है वो फाइनल सिलेक्शन को माना जाएगा, फाइनल सिलेक्शन में आरक्षण दिया जाएगा, ये कोर्ट का कहना है। और ये कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। अब जब ये नई सूची बनाने का आदेश दिया है 3 महीने के अंदर, आज के ऑर्डर में 3 महीने के अंदर नई चयन सूची सरकार को जारी करना होगा। अगर सरकार चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हालांकि इसकी 100% संभावना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी। उत्तर प्रदेश में यही है कि बिना सुप्रीम कोर्ट में जाए कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। गलती केवल और केवल सरकार की है। क्लियर क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, क्लियर परीक्षा नहीं होती है, बिल्कुल साफ साफ, और बिल्कुल क्लियर साफ साफ नियमावली नहीं बनती है। तो अब जब ये 27% विद्यार्थी को ओवरलैप कराया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो फाइनल मेरिट के जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, उनको बाहर होना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा ही ऑर्डर आता है तो अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला चलेगा, लंबा मामला चलेगा। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक मामला नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो इसमें ओबीसी के छात्रों के बाहर होने की संभावना ना के बराबर है। ज्यादातर जो जनरल के छात्र हैं वो बाहर हो सकते हैं, और जो शिक्षक बाहर होंगे उसके बारे में यहाँ पर ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वह वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर कार्यरत रहे। ये देखिए लिखा, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश, ये ऑर्डर है, सिलेक्ट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट इफ एनी वन ऑफ वर्किंग कैंडिडेट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी, दे शैल बी गिवन द सेशन बेनिफिट सो दैट द स्टूडेंट में नॉट सफर। तो जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रभावित ना हो, इसलिए जो सत्र तक है, लगभग मार्च तक, ये जो शिक्षक हैं वो बने रहेंगे। और ये ऑर्डर नीचे लिखा है ब्रिजराज सिंह और अताउर रहमान मसूद। कुल मिलाकर के हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है, और 6800 की सूची भी रद्द हो गई है।
एटीआर एग्जाम को पात्रता परीक्षा नहीं माना था और इसको अब केवल पात्रता परीक्षा माना गया है, लिखा डबल बेंच ने इस आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश सरकार को दे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट के आदेश का विधिक परीक्षण कराना भी शुरू कर दिया है। मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद में कोर्ट में निर्णय लिया। चलिए पहले अखिलेश सरकार के बारे में, ये भर्ती की शुरुआत तो अखिलेश यादव जो सपा सरकार थी तब से शुरुआत होती है। अखिलेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लिखा भी है इसमें, अखिलेश यादव ने 1,72,000 शिक्षा मित्र को सीधे सहायक अध्यापक बना दिया था जो टेट पास नहीं भी थी। देखिए गलती यहाँ पर इन्होंने ये भी किया जिससे बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे, और सेम इसी तरीके का मामला सपा सरकार ने भी किया था। वही ये भर्ती है जो आज तक चल रहा विवाद। इसमें क्या हुआ कि जो टेट फेल जो शिक्षा मित्र थे उनको भी परमानेंट कर दिया, और उन टेट फेल शिक्षा मित्रों की वजह से जो टेट पास शिक्षा मित्र थे उनको भी बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका जो समायोजन है वो रद्द और नई भर्ती होगी, 2 चरणों में भर्ती की जाए। तो वही ये दोनों भर्तियां थी। चलिए पता नहीं कैसे लोग नियमावली बनाते हैं, कैसे भर्तियां करवाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चर्चा है, मामला वायरल हो रहा है कि सरप्लस प्राथमिक शिक्षकों के सरप्लस से हड़कंप पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, केवल समायोजन से चलेगा। इस समय समायोजन चल रहा है और समायोजन के बारे में मैंने बताया भी था कि अब होगा क्या कि रोज पेपर में आ रहा था कि कभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र, वहां पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की कमी है। अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के बेसिक के, उनके गाँव में भी शिक्षक नहीं है। इसी तरीके से लखनऊ के बारे में आया था कि लगभग 50 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। तो कमी तो है, और उसको दूर करने के लिए जो सरकार है, तो नई भर्ती के बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया है, जबकि समायोजन के लिए कहा गया है। और समायोजन के बारे में मैंने बताया भी था। समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 500 बच्चे हैं और वहां पर 10 टीचर हैं, 10 टीचर वहां पर, और 500 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या मान लीजिए कम हो गई और बच्चों की संख्या बची केवल 50, और अगले विद्यालय में कुछ भी बच्चे हैं मगर यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो 50 है, तो यहाँ पर 2 को छोड़ करके यहाँ पर 8 टीचर या कुछ टीचर दूसरे विद्यालय में भेज दिए जाएंगे। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिस्टम बना दिया जाएगा, और इंतजार नहीं करना है कि आखिरकार यहाँ पर जो बच्चे ज़्यादा थे वो आएंगे, उनको किस तरीके से बुलाया जाए और इन शिक्षकों को क्या टास्क दिया जाए, वहाँ के अधिकारियों को क्या टास्क दिया जाए। केवल शिक्षक के लिए थोड़ी होता है, जिम्मेदार बीईओ होता है और बीएसए वगैरह होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं, तो उनको टारगेट दिया जाए और ऐसे कार्य किए जाए कि जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। तो इस तरीके का समायोजन होगा। तो इसकी एक जो समायोजन हो रहा है और उसकी एक लंबी सूची जारी हुई है, जिसको देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा शिक्षक कैसे सरप्लस हो सकते हैं। 31,537 इस सूची में जो ये संख्या है वो 31,537 शिक्षक बताए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। वाराणसी में 362, जहाँ पर प्रधानमंत्री का वो है संसदीय क्षेत्र है, और इसी तरीके से उन्नाव के बारे में दिया हुआ है। और ये बहुत सारे जिले हैं, आप देख सकते हैं। किसी जिले में लखनऊ तो चर्चा में रहा मीडिया में, और बताया जा रहा है कि लखनऊ में 1487 सरप्लस टीचर। तो ये जो सरप्लस टीचर हैं ये पूरे जिले में नहीं है, मतलब उस जिले में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सरप्लस टीचर हैं। अब उनको अपना समायोजन किया जाएगा वहीं पर। तो ये सरप्लस की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, देखते हैं कि आखिरकार सरप्लस भी करवा लें ये लोग, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो बंद हो गए हों। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।